अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फॉर एआई प्लस ऑटोमेशन और N8N के कोर्स के लिए। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम फॉर्म बनाएंगे N8N के अंदर, किस तरह हम डेटा यूज़र से ले सकते हैं और किस तरह हम उसको रिट्रीव करके स्टोर करा सकते हैं। तो अभी जैसे कि आपको पता ही है, हमारा बेसिक्स चल रहे हैं। हमने कल पिछली वीडियो के अंदर हमने उसका इंटरफेस सीखा था कि इंटरफेस किस तरह है, उसका क्या चीज़ कहाँ पे हमें मिल सकती है। तो कल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वो वर्क फ्लो कहाँ पे बनता है और एग्जीक्यूशन हम कहाँ पे देख सकते हैं। और एक आपने टैब देखा होगा कल की वीडियो के अंदर, डेटा टेबल्स का। तो आज के लिए हम उसी को यूटिलाइज़ करने वाले हैं कि डेटा टेबल क्या है, हम किस तरह डेटा टेबल को यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए और किस तरह अपने हिसाब से हम डेटा अपना बना के स्टोर करा सकते हैं। तो क्योंकि बेसिक्स हैं, हम अभी के लिए N8N का ही फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। लेटर ऑन बाद में जाके हम प्रॉपर वेबसाइट से या कहीं एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेना भी सीखेंगे। तो अभी के लिए हम सीख रहे हैं कि हमने डेटाबेस बनाना किस तरह है, टेबल किस तरह बनाने और किस तरह से हम उसको स्टोर करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ब्राउज़र अपना ओपन कर लूँगा। आपको याद होगा हमने अकाउंट बनाया था अपना N8N का, तो मैंने N8N को ओपन कर लिया है। तो हम पहले बना लेते हैं, वर्क फ्लो में चलते हैं, जो हमने कल वर्क फ्लो बनाया था एक, और ये है हमारा डेटा टेबल्स का सेक्शन। तो हम अभी वर्क फ्लो में जा रहे हैं। मैंने उस पर क्लिक किया, तो मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। जब हमने मूव करना हो ना इसके अंदर के, मैं इस एरिया को उठा के यहाँ डाल दूँ। अगर तो लैपटॉप में है तो स्पेस दबा के आप क्लिक करके कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, और कंट्रोल दबा के आप स्क्रॉल करेंगे तो आप जूम इन जूम आउट इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है कि आपका वर्क फ्लो कहाँ पे और आप कहाँ पे हैं, आपका एग्जैक्ट जो डेटा है वो कहाँ पर है और आप कहाँ पे हैं इस वक्त। तो मैं यहाँ पे आ गया। और अगर आप कंप्यूटर पे है, माउस है, तो जो स्क्रॉल व्हील है उसको क्लिक करेंगे आप, तो डायरेक्टली आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा N8N का फॉर्म। ठीक है, ऑन न्यू N8N फॉर्म इवेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जब फॉर्म सबमिट हो तब ये डाटा लेना है हमने और स्टोर कराना है। हम बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ते, फॉर्म टाइटल दे देंगे। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन, अभी बेसिक्स हम बना रहे हैं तो मैं इसको रजिस्ट्रेशन करना दे देता हूँ। अब फॉर्म एलिमेंट हम ऐड करेंगे। अब फॉर्म एलिमेंट में पहले हम ऐड करेंगे फील्ड नेम, जो यूज़र जब फॉर्म फिल कर रहा होगा उसको नज़र आएगा। हम कह लेते हैं इसको एंटर नेम, और इसको लेबल दे देते हैं व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करनी है कि एलिमेंट टाइप क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चेक बॉक्स, कस्टम HTML, डेट, ड्रॉप डाउन। अब चेक बॉक्स तो आपने देखा ही होगा, अक्सर वेबसाइट पे बॉक्स बना होता है कि यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा दें, तो वो चेक बॉक्स है। कस्टम HTML कोडिंग है। डेट हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। और ड्रॉप डाउन पे मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन शो होता है जिसपे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। ईमेल, फाइल, हिडन फील्ड, नंबर। तो हमें चूँकि नाम चाहिए तो नाम होता है सिंपल टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर दूंगा। अब प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम। अब प्लेस होल्डर कहते हैं जो फील्ड के अंदर नज़र आएगा। मैं आपको जब इसको ओपन करूँगा फॉर्म को तो दिखाता हूँ। मैं ये URL कॉपी की मैंने, और मैं इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट पे आप देखें, यहाँ पे मुझे मिल रही है एक टेस्ट URL और एक प्रोडक्शन URL। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी के लिए जब हम, अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि फॉर्म ट्रिगर इज़ नॉट लिसनिंग येट, क्लिक द एग्जीक्यूट स्टेप बटन इन योर फॉर्म ट्रिगर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी टेस्ट URL है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो फॉर्म ट्रिगर है वो लिसनिंग मोड में हो। वेब हुक कह लें इसको, या थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, उम्मीद है आपको आगे चल के आसानी से समझ आ जाएंगी। अभी के लिए हमें अगर इस फॉर्म को देखना है तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या कह रहा है कि लिसनिंग फॉर अ टेस्ट फॉर्म सबमिशन। तो मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ।
अब ये जो आ रहा है ये लेबल है, व्हाट इज़ योर नेम, जो हमने यहाँ पे लेबल दिया था ये वाला। और फील्ड नेम जो आ रहा है एंटर नेम, ये जब डेटा एंटर होगा जो हमें नज़र आएगा ना वो होगा फील्ड नेम हमारा, ठीक है। और जो हमने प्लेस होल्डर दिया था एंटर योर नेम वो हमारी इस फील्ड के अंदर नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर नाम लिखता हूँ आसिफ, सबमिट, तो मेरा फॉर्म सबमिट होगा, मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया है। तो जितनी बार फॉर्म सबमिट होगा, अगर तो मैं अब टेस्ट यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे हर बार इसको एग्जीक्यूट स्टेप करना पड़ेगा फॉर्म को देखने के लिए। अब देखिए अब मेरा फॉर्म लिसनिंग मोड में नहीं है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे फिर से वही एरर आएगा कि फॉर्म ट्रिगर इज़ नॉट लिसनिंग येट। क्योंकि मैं टेस्ट यूआरएल को यूज़ कर रहा हूँ और हर बारी मुझे इसको एग्जीक्यूट स्टेप करना पड़ेगा फॉर्म को देखने के लिए। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्शन यूआरएल यूज़ करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, इसको कॉपी किया, इसको मैं ओपन करता हूँ तो क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम लोडिंग फॉर्म, दिस यूजुअली अकर्स इफ N8N वर्क फ्लो सर्विंग दिस फॉर्म इज डीएक्टिवेटेड और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब इसने दो पॉसिबिलिटीज़ बताई। अब हमारा जो वर्क फ्लो है ये अभी हमारे इंटरनल यूज़ के लिए हमने बनाया, हमने इसको पब्लिश नहीं किया। कल मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि अगर हम पब्लिश करेंगे तो वो एक्सटर्नली अवेलेबल होगा। अब ये जो फॉर्म है ये एक्सटर्नली भी फिल हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है, तो इस पर पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। अब मैं सेव करूँगा तो जो चेंजेस मैंने किए ना वो मेरे लिए सेव हो गए, पब्लिक के लिए सेव नहीं हुए। पब्लिश लफ्ज़ निकला ही पब्लिक से है कि जो चेंजेस मैंने किए हैं वो पब्लिक हो जाएं। अगर मैं देखें अभी ये नहीं आ रहा, अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा, अब इसके अंदर हम वर्जन नेम दे सकते हैं कि पब्लिश किया हमने, ये जो चेंजेस किए। अब बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे होते हैं और पब्लिश कर रहे होते हैं साथ के साथ ही, तो हम वर्जन नेम देते हैं यहाँ पे कि ये वर्जन जो था फॉर्म डेटा या फॉर्म एडिट, उसके बाद मैंने पब्लिश किया, ताकि बाद में मैं देख सकूँ या बाद में मैं पीछे रिवर्ट करना चाहूँ, उस वर्जन पे जाना चाहूँ कि जब मैंने फॉर्म ऐड किया था तब ये चल रहा था, अब नहीं चल रहा, तो उस वर्जन पे लेके जाओ। तो मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा इसको। ये वर्जन नेम आप अपनी आसानी के लिए देते हैं ताकि बाद में आपको याद रहे कि ये जो स्टेप मैंने पब्लिश किया था, जहाँ पे जाके यहाँ पे मैंने क्या चेंजेस किए थे और क्या किया था मैंने यहाँ पे आके। तो ये पब्लिश हो रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये पब्लिश हो गया, वर्क फ्लो पब्लिश। उसके बाद ये मैसेज आएगा आपके पास, बाकी सबको आपने इग्नोर कर देना। अब मैं इसको जब रिलोड करूँगा इस पेज को, तो अब मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब मुझे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट यूआरएल किस लिए होती है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, डिस्प्ले किस तरह हो रहा है, हमें किस तरह नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम टेस्ट यूआरएल यूज़ करते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते जाएँ और उसको देखते जाएँ। तो अभी के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया जिसमें हमने सिर्फ नाम की फील्ड बनाई है। तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भी बना लेते हैं फॉर्म को। मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करना है आपने नोड को ओपन करने के लिए। अब ये जो है ना ये मेरी एक नोड है, मेरे N8N वर्क फ्लो के अंदर एक नोड है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मैं इसमें मज़ीद फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। ऐड फॉर्म एलिमेंट, फील्ड नेम जो हमें डिस्प्ले होगा, ईमेल जो लेबल यूज़र को डिस्प्ले होगा, व्हाट इज़ योर ईमेल, टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अब ईमेल। अब ईमेल टाइप सेलेक्ट करने से क्या होगा कि ईमेल का पूरा फॉर्मेट ये वैलिडेट करेगा, कोई यूज़र नेम हो, @ हो उसके अंदर, फिर डोमेन नेम हो यानी कि .com या .net या जो भी हो, या @gmail.com, पूरा डोमेन नेम अवेलेबल हो। मैं इसको दिखाता हूँ इसकी वैलिडेशन किस तरह काम करती है। अब देखिएगा ज़रा पब्लिश और सेव में फ़र्क। अब मैंने सेव किया, पब्लिश नहीं किया इसको, तो मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास जो मैंने नया डेटा सेव किया वो नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसी पे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करके और ये जो टेस्ट यूआरएल मेरी थी उसमें मेरे पास सेव हो गया, क्योंकि ये जो टेस्ट यूआरएल है ये इंटरनल है मेरे लिए है और मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये शो हो रही है। जो पब्लिक के लिए यूआरएल अवेलेबल है प्रोडक्शन यूआरएल, उस पर डेटा कब जाएगा, जब मैं पब्लिश करूँगा। उम्मीद है आज आपको सेव और पब्लिश के दरमियान फ़र्क समझ आ गया। मैं पब्लिश कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कह दूँगा इसको ईमेल एडिट। अब मैं हर स्टेप पे पब्लिश क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि पब्लिश करते वक्त हमने वर्जन नेम या ये चीज़ें देनी है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि पूरा वर्क फ्लो बनाने के बाद हम एक ही दफ़ा पब्लिश करते हैं ताकि हमें याद रहे कि पूरा वर्क फ्लो बना लिया था हमने, फिर उसको पब्लिश किया था। इसको पब्लिश पे दोबारा क्लिक करते हैं, शायद वो नहीं हुआ। मैं अब स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ
लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि एक पूरा वर्कफ्लो बनाने के बाद हम उसको फिर पब्लिश करें ताकि पूरे स्टेप्स हमारे बन जाए। अब क्या हुआ, हमारा जो चीज़ हमने की, जो चेंजेस किया वो पब्लिक हो गया, प्रोडक्शन यूआरएल पे भी अवेलेबल है और टेस्टिंग यूआरएल हमारी अभी वैलिड नहीं है क्योंकि हमारा लिसनिंग मोड में नहीं है। अब मैं कंप्लीट फॉर्म बना लेता हूँ, मुझे क्या क्या फील्ड्स चाहिए, फिर मैं इसको दोबारा पब्लिश करूँगा। एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर लें हम। मैं कंप्लीट फॉर्म बना लेता हूँ, जो जो फील्ड्स मुझे चाहिए उसके अंदर। अब मुझे नाम चाहिए, ईमेल चाहिए। अब अगर मुझे इसके अंदर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, एलिमेंट टाइप में हम देखते हैं अगर फ़ोन अवेलेबल है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हम इसको सिंपल नंबर कर देंगे ताकि सिर्फ नंबर ऐड हो सके। मैं साथ फॉर्मेट भी दे देता हूँ ताकि इस फॉर्मेट में ऐड करो, अंदर नज़र आएगा ये। अब मुझे नेक्स्ट फील्ड चाहिए, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट ऑफ बर्थ है तो हम इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि डेट चाहिए हमें। मैं ज़्यादा फील्ड इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा फील्ड्स टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, रिक्वायर्ड फील्ड। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो अब क्या होगा कि जब तक ये फील्ड फिल नहीं होगी तब तक फॉर्म सबमिट नहीं हो सकेगा, और ये ज़रूरी है। हम इसको कर लेंगे कि फॉर्म हमारा कम्प्लीटली फिल्ड हो, ऑल फील्ड्स फिल्ड हो, तभी हमारा फॉर्म सबमिट हो। ठीक है, फॉर्म इज सबमिटेड, हमारा काम हो गया। यहाँ पे मुझे इतनी ही चाहिए थी, या थोड़ा सा मैं एक और फील्ड ऐड कर लेता हूँ, एंटर, इसको कह देते हैं बायो, टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। अब मैं इसको करूँगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का काम क्या है, टेक्स्ट होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए, जो टेक्स्ट एरिया क्या होता है, मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट के लिए। ठीक है, हम इसको सेव करके पब्लिश कर देता हूँ। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम अपने। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर ईमेल, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बायो। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं टेस्टिंग यूआरएल, क्योंकि हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं। प्रोडक्शन हम तब बनाते हैं जब हमने इसको लाइव करना हो पब्लिक के लिए। तो अब मैं जितने भी हम आगे वर्क फ्लो बनाएंगे या जब तक भी हम चलेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम टेस्टिंग इन्वायरमेंट में ही रहें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करनी होती है हमें। तो हम टेस्ट यूआरएल ही हमेशा यूज़ करेंगे। तो मैं ये टेस्ट यूआरएल पकड़ूंगा, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, एग्जीक्यूट स्टेप पे ऑन किया ताकि लिसनिंग मोड ऑन हो जाए, और ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब मैं इसको करता हूँ, नाम दिया मैंने मोहम्मद आसिम, व्हाट इज़ योर ईमेल, और ये टेस्टिंग साथ के साथ आपने करती रहनी है ताकि पता चलता रहे कि हर स्टेप हमारा ना वर्किंग में है। आई एम वेब डेवलपमेंट टीचर and I am teaching AI automation to you। तो कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। मैंने फॉर्म सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं आपको फील्ड्स एक्सप्लेन कर सकूं और किस तरह डेटा आ रहा है। अभी देखें ये डेटा आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्टिंग में था, मैंने एक दफ़ा सबमिट कर दिया तो मेरा लिसनिंग मोड बंद हो गया। अब दोबारा वो यूआरएल मेरी वैलिड नहीं रही जब तक कि मैं दोबारा लिसनिंग मोड को ऑन ना कर दूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोड ऐड करते हैं कि अब हमने इसके अंदर डेटा ले लिया, डेटा आ गया, फॉर्म सबमिट हुआ। अब डेटा हमने स्टोर कराना है। अब स्टोर कराने के लिए हमें पहले डेटाबेस चाहिए कि स्टोर कहाँ कराना है हमने। यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेटा टेबल। अब आपने करना क्या है, आपने करना है अपडेट रो, नहीं इंसर्ट रो हम करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हम नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम करेंगे इंसर्ट रो। अब मैंने रो ली। अब कह रहे हैं यहाँ पे डेटा टेबल कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू डेटा टेबल।
अब जो मेरा फॉर्म सबमिट हुआ था ना वो डेटा मेरे पास यहाँ आ चुका है। जो मैंने फील्ड के नाम दिए थे अपने लिए, फील्ड नेम, एंटर नेम, ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बायो, और दो फील्ड्स NA10 ने खुद से ऐड कर दी कि सबमिटेड एट और फॉर्म मोड टेस्ट। अब मुझे कितने कॉलम्स चाहिए डेटाबेस में, कितनी मुझे वैल्यू स्टोर करानी है, 1 2 3 4 5 और 6। डेट भी मैंने साथ स्टोर करानी है, तो मुझे कितनी चाहिए, 6। मैप्स डेटाबेस का नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन क्रिएट। मैं इसके अंदर जाऊँगा। अब इसके अंदर हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो हमारे पास दो फील्ड्स डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट NA10 हमें देता है 3 फील्ड्स, एक तो आईडी, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। तो क्रिएटेड ऐड को हम यूज़ करेंगे इसके लिए, सबमिटेड ऐड फील्ड के लिए, बल्कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऐड डेट यूज़ होती है जब फॉर्म सबमिट हुआ, जब डेटा टेबल के अंदर रो ऐड हुई तो ये ऑटोमेटिकली उस डेट को इस वैल्यू के अंदर एंटर कर देते हैं। जैसे कि मैं ऐड रो करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो जिस टाइम मैंने रो को ऐड किया वो क्रिएटेड ऐड टाइम में हो गई स्टोर, तो हमें उस फील्ड को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फील्ड्स बना लेता हूँ अपनी, 1 2 3 4 5 फील्ड्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, डेट टाइप। अब स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट हर तरह का, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, 1 लाइन हो, मल्टीपल लाइन हो, जितना भी टेक्स्ट हो वो सारा स्ट्रिंग में आता है, तो मैं स्ट्रिंग। उसके बाद थी मेरी ईमेल, वो भी स्ट्रिंग। उसके बाद थी मेरी फ़ोन नंबर, जो स्पेस नहीं दे सकते हम नेम के अंदर, तो मैं अंडरस्कोर दे दूंगा। अब ये होगी हमारी नंबर फील्ड, हमने वहाँ पे भी फील्ड टाइप नंबर सेलेक्ट की थी। उसके बाद है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, और ये हमारी फील्ड होगी डेट टाइप ऐड। अब लास्ट में हमारी फील्ड थी बायो, मैंने बायो लिखा, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस तैयार हो गया जिसके अंदर मैंने फील्ड्स को स्टोर कराना है। अब वापस जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिफ़्रेश, तो ये नया डेटाबेस मेरा यहाँ पे आ चुका है, और जो जो फील्ड्स मैंने वहाँ पे बनाई हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब नेम को मैंने स्टोर कराना है नेम वाले कॉलम में, इस कॉलम में, तो इसको मैंने इस कॉलम में क्या स्टोर कराना है, नेम। तो मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करूँगा, यहाँ पे छोड़ दूँगा। ईमेल को ईमेल में, फ़ोन नंबर को फ़ोन नंबर में, डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ में, और बायो को बायो में, और ये सबमिटेड ऐड ऑटोमेटिकली जिस डेट पे ये क्रिएट होगा हो जाएगी। अब मेरे पास पिछला डेटा मौजूद है, पिछला स्टेप हमने टेस्ट कर लिया था। इस स्टेप को अगर टेस्ट करना है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, तो मैं सिंपली इस पे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूंगा, क्योंकि पिछला डेटा मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एक डेटा पहले से, अब मेरे पास एक डेटा आ चुका है। ये था हमारा सिंपल 2 स्टेप वर्क फ्लो। नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बायो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और क्रिएटेड एट डेट ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ एग्जीक्यूट पे, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट, तो ये फिर से इंसर्ट कर देगा। मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसने एक और इंसर्ट कर दिया, 2 दफ़ा आ गया। अब देखते हैं हम फिर से टेस्ट करके। अब मैं इसको सेव करूँगा, और मैं अब इसको फिर से जाके फॉर्म को ओपन करके, या जहाँ से मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फॉर्म टेस्ट मोड में ओपन हो गया। मैं एक और नाम दे देता हूँ अब्दुल्ला, एंड डेट ऑफ बर्थ में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी, टेस्ट बाय। अब मैं इसको सबमिट करूँगा। अब देखिएगा मेरा यहाँ पे डेटा आया, और यहाँ पे दोनों पे चेक मार्क लगे कि फॉर्म सबमिट हो गया और डेटा इंसर्ट हो गया। मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास एक और डेटा आ चुका है। देखें जो डेटा मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं हम इसको ज़रा अब प्रोडक्शन में जाके, प्रोडक्शन में किस तरह चलेगा, क्योंकि टेस्ट में तो मुझे हर बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर हम पब्लिक के लिए फॉर्म अब कर रहे हैं तो उसको तो बार बार हम एग्जीक्यूट पे तो क्लिक नहीं कर सकते। पब्लिक प्रोडक्शन जो मैंने कॉपी की और इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब देखिए मैंने ओपन किया प्रोडक्शन यूआरएल फॉर्म।
अब ये हमारा फॉर्म हो चुका है लाइव। अब जो भी ये फॉर्म फिल करेगा डेटा मेरे पास सेव होता रहेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट, हो गया। अब देखिए फिर से रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास डेटा आ गया। अब ये फॉर्म मेरा ऑनलाइन है, कहीं से भी कोई भी बैठ के इस पे डेटा फिल कर सकता है। तो ये तो था हमारा सिंपल 2 स्टेप वर्क फ्लो कि डेटा लो डेटा सेव कराओ। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी लगाते हैं वैलिडेशन। अगर हमने लिंक को करना हो खत्म कि अभी इसका और इसका लिंक खत्म कर दो, यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये इंसर्ट रो मेरी चल रही है। अब इससे पहले ना हम करते हैं एक काम कि डुप्लीकेट ईमेल हमारे पास ना, एक ईमेल जो सबमिट हो गया वो दोबारा नहीं सबमिट होना चाहिए। यूजर से हमने डेटा ले लेना है, डेटा आ जाए हमारे पास, लेकिन सबमिट ना हो। ईमेल एक दफा यूज होगी वो पहले आ चुकी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे डेटा टेबल। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे गेट रोज का फंक्शन, ठीक है, गेट रोज। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, गेट। गेट क्या है कि पहले से मौजूद डेटा सारा ले आओ। टेबल सेलेक्ट करेंगे हम कौन सा, ये मैंने रजिस्ट्रेशन टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि कंडीशन दो कि किस कंडीशन के तहत आपने डेटा लेके आना है। ऐड कंडीशन, आईडी को छोड़ के हम ले जाएंगे ईमेल पे कि अगर ईमेल जो फॉर्म से ईमेल आ रहा है, अभी हमें दिख रहा है अब्दुल्ला, लेकिन हमारा एक्चुअल ईमेल क्या होगा जो फॉर्म सबमिट होने पे ईमेल आ रहा है, क्योंकि हम डायनामिक बना रहे हैं। जब भी वर्क फ्लो रन होगा जो ईमेल उस वक्त आएगी वही लेके आएगा। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा और ये अभी करंट डेटा दिखा रहा है कि अभी मेरे पास कौन सा डेटा मौजूद है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर तो डेटाबेस के अंदर ईमेल मौजूद होगा यहाँ पे तो क्या होगा, वो हमें बता देगा कि डेटा मौजूद है, यहाँ पे फेच करके हमें ला देगा। डेटाबेस हमें डेटा दिखा देगा कि ये ईमेल मेरे पास मौजूद है डेटाबेस के अंदर। देखें डेटा फेच करके ला चुका है। किस ईमेल के अगेंस्ट, जो मैंने ईमेल उसको दी थी कि इस ईमेल के अगेंस्ट डेटा लाना है हमने, ठीक है, ये एक डेटा मुझे मिल गया। अब हमने चेक कर, अभी तो हम डेटा ले आए, अच्छा हम नोट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी रख सकते हैं। अभी तो हम डेटा लेके आए ना कि जो फॉर्म सबमिट हो उसके अंदर जो ईमेल मौजूद है उसके अगेंस्ट डेटाबेस के अंदर जो डेटा मौजूद है वो ले आओ सारा यहाँ पे। अब हमने आगे करना है चेक। हम यहाँ पे लगाएंगे इफ नोड। हमारे पास एक नोड मौजूद है जिसका नाम ही है इफ। अब अगर इंग्लिश जो समझते हैं उनको समझ आएगी कि इफ का मतलब क्या है, अगर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 नोड्स हैं और मैं तीसरी में हूं तो मेरे पास 2 नोड्स पिछली आ रही हैं और जो करंट नोड मेरे पास ओपन है वो भी आ रही है कि इफ नोड आपके पास ओपन है। अब मैं गेट रोज के अंदर जो रो आई है उसके अंदर अगर डेटा मौजूद है ईमेल, जैसे कि मैंने ईमेल यहाँ पे ड्रैग की, अगर तो डेटा मौजूद है रो के अंदर। अब हमारी ये जो ईमेल थी ये स्ट्रिंग थी, टेक्स्ट हमने स्ट्रिंग टाइप इसमें सेव किया था, तो मैं स्ट्रिंग में यहाँ पे करूंगा इज एम्प्टी। अगर तो मेरी ईमेल एम्प्टी है, इसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो, और अगर है तो क्या हो। अब मैंने कंडीशन क्या दी, ईमेल इज एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ट्रू हो, ईमेल जब एम्प्टी हो तो डेटा, अब हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे कि जब ईमेल एम्प्टी हो तो इंसर्ट कर दो, नहीं हो तो कुछ नहीं करना। अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ दें। तो हमने अब बना दिया 4 स्टेप वर्क फ्लो अपना। सेव, पब्लिश भी कर देता हूँ मैं इसको क्योंकि हम पब्लिक यूआरएल अब यूज़ करेंगे। रिफ्रेश करूँगा मैं इसको। अब मैं ईमेल सेम ये वाली यूज़ करने वाला, देख लें ये 2 दफ़ा है यहाँ पे। अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखूंगा, मैं नाम कोई कुछ भी कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया
अब देखें जब मैंने टाइप ईमेल सेलेक्ट की थी ना, जब तक ईमेल का फॉर्मेट पूरा नहीं होता तो यहाँ पे मुझे एरर दिखाता रहेगा कि एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन दिस फील्ड। तो मैं यहाँ पे .com जैसे ही करूँगा तो मेरा पूरा हो गया। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट। अब ये डेटा नहीं आना चाहिए यहाँ पे डेटा टेबल्स के अंदर। मैं उसको रिफ्रेश करूँगा, 2 दफ़ा पहले से मौजूद था मेरे पास, तीसरी दफ़ा मैंने फिर से सबमिट किया उसको तो ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ये मेरे पास डेटा रिलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं कि 2 दफ़ा मौजूद है, तीसरी दफ़ा यहाँ पे वो नहीं आया। अब हमने देखनी हो टेस्टिंग की एग्जीक्यूशन तो हमें यहीं पे दिख जाती है, जो हम करंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। जो हमने पब्लिक से एग्जीक्यूशन हुई हमारी, यानी कि पब्लिक मोड प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन जो हुई वो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशंस में दिखेगी। ये टॉप वाली हमारी जो पहली एग्जीक्यूशन है 5:22:35 पर जो हुई हमारी, ये हमें वो एग्जीक्यूशन दिख रही है, अभी लोड होगी हमारे पास। हम देखते हैं किस तरह चली है ये। देखें आप, ऑन फॉर्म सबमिशन गेट रोज। अब इसने रो को पकड़ा, गेट रोज में गया तो इसको 2 रोज मिल गई। अब ये कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि अगर एम्प्टी हो, ट्रू एम्प्टी है, फॉल्स में 2 डेटा उसको मिल रहा है। तो ट्रू में हमारे पास इंसर्ट रो करो, अगर एम्प्टी हो तो इंसर्ट करो, नहीं हो तो कुछ नहीं करना। अगर हम एक और सबमिशन यहाँ पे करते हैं और कोई ऐसी ईमेल यूज करें जो पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है डेटाबेस के अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे नाम वगैरह देता हूँ, नेम, मैं आप कोई फर्जी ईमेल यूज कर रहा हूँ और सबमिट करता हूँ। हो गया सबमिट। अब क्योंकि ये ईमेल पहले से मौजूद नहीं है तो मुझे यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। अब पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूशन को, जो मैंने वहाँ पे सबमिट की कितने बजे की, 5:24:29 पर। तो ये मेरे पास एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको हम थोड़ा एक दफ़ा देख लेते हैं। अब देखें गेट रोज इसने किया, इसको कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे एक देखें एरर आ गया, जो हमने थोड़ी सी चीज़ स्किप कर ली थी। वो क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखें यहाँ से फॉर्म सबमिट हुआ, गेट रोज से आगे ही नहीं गया, हमारी एग्जीक्यूशन जो है ना गेट रोज से आगे गया ही नहीं। क्यों? इस पर डबल क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि इसको कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। जब इसको कुछ ही नहीं मिला तो इसने आगे भेजा ही नहीं। तो अब मैं चाहता हूं कि यही जो मेरा फॉर्म के अंदर डेटा मौजूद है ना, ये मेरा टेस्ट इन्वायरमेंट में कॉपी हो जाए। थोड़ा सा इस इंटरफेस को भी समझ लेते हैं हम एग्जीक्यूशन वाले, क्योंकि फॉर्म सबमिट हुआ है, गेट रोज हुई है। अब मुझे डिबग करना है कि मसला कहाँ पे आया, क्या इशू था, क्या एरर हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी टू एडिटर, इसको अनपिन कर देंगे। अब देखें क्या हुआ कि फॉर्म सबमिशन में मेरे पास वही डेटा अब मौजूद है जो मैंने थोड़ी देर पहले सबमिट किया था, name@thename.com। यानी कि जिस एग्जीक्यूशन को मैं कॉपी करूंगा उसके अंदर जो डेटा मेरे पास आया था वो यहाँ पे आ गया। गेट रोज पे गया मैं, तो यहाँ पे देखे इसने नो आउटपुट डेटा। जब इसने कुछ भी आउटपुट नहीं किया, खाली अगर एम्प्टी लिस्ट भी रिटर्न कर देता तो वर्कफ्लो हमारा आगे चला जाना था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। हम सेटिंग्स में जाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे हम ऑलवेज आउटपुट डेटा। अब ये क्या करेगा, दिस नोड विल आउटपुट एन एम्प्टी आइटम इफ नथिंग वुड नॉर्मली बी रिटर्न। अब क्या करेगा कि खाली, पहले तो उसको ईमेल नहीं मिला, उसने कुछ नहीं रिटर्न किया, कुछ भी नहीं। अब क्या करेगा कि खाली डेटा भेज देगा आगे कि ईमेल मिला है लेकिन खाली है, मुझे मिला है लेकिन खाली है। अब इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा बेस्ड ऑन प्रीवियस फॉर्म डेटा। क्या कह रहा है, दिस इज एन आइटम बट इट्स एम्प्टी। अब मैं इसको यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। देखें अब क्या हुआ, फॉर्म सबमिशन को इसने सिमुलेट किया क्योंकि मैंने उसका डेटा पिन कर दिया था। फिर इसने गेट रोज पे गया, इसने देखा कि कुछ नहीं मिला, खाली है। तो फिर देखें ये ट्रू ब्रांच पे एग्जीक्यूट होता हुआ इसने डेटा सबमिट कर दिया। अब ये एक इशू था जो मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि मैं बाद में आपको दिखा सकूं इस चीज़ को। अब देखते हैं हम इसको रिफ्रेश करके, तो मेरा नया डेटा यहाँ पे मौजूद हो गया होगा और मैंने इसको पब्लिश भी कर दिया। अगर पब्लिश ना करता तो ये डेटा कभी भी स्टोर नहीं होना था जब कोई न्यू फॉर्म सबमिट करेगा।
अब देखते हैं, हम जाते हैं फिर से फॉर्म सबमिट करते हैं। name@name2.com। अब मैंने ईमेल चेंज कर दिया, देखना आप। डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं कहाँ चला गया। सबमिट हो गया। अब देखते हैं डेटा टेबल में जाके हम डेटा हमारा नहीं आया। हम एग्जीक्यूशन में देखते हैं तो ये डिबगिंग थोड़ी सी, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब एग्जीक्यूशन में गए हम, अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा एक इशू मुझे समझ आ रहा है जो, क्योंकि हमने पहले किसी और तरीके से उसको किया था एग्जीक्यूट, लेकिन बाद में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं इसको कॉपी टू एडिटर करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे मसला आ रहा है। पिछला डेटा अनपिन किया, नया लगा दिया मैंने। अब इंसर्ट रो में देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखें, पहले हमारा फॉर्म सबमिशन था, उसके फौरन बाद था हमारे पास डेटा टेबल। अब क्या हुआ, बीच में 2 नोड्स और आ गए, तो हमने उस चीज़ को देखा नहीं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने भी इन फ्यूचर में, कि अगर तो पहले आपने एक वर्क फ्लो बनाया, फिर आपने नोड को मूव कर दिया, 2 स्टेप आ गए या 3 स्टेप आ गए, तो आपका डेटा नहीं चलेगा। मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप दोबारा करना पड़ेगा। इसको यहाँ से मैंने उठाया, इसी वजह से देखें नल 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 आ रहा था, क्योंकि उसको कोई डेटा मिला ही नहीं। अब मैं इसको रिमूव करूंगा। फॉर्म सबमिशन को दोबारा मैं यहाँ से एक्सपेंड करके यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे डाल। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो गया। ये ईमेल, जब फौरन बाद एक नोड मौजूद हो तो उसका वर्किंग का तरीका अलग होता है, और जब नोड आगे चली जाए, 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप आगे, तो उसके वर्किंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बायो, अब सेव, पब्लिश। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। देखें अब हमारा डेटा सही से इंसर्ट हो चुका होगा। देखें अब आ गया। अब अगर मैं इसको दोबारा इंसर्ट करूंगा तो डेटा नहीं आएगा हमारे पास। और बायो मैंने खाली छोड़ा था, इस वजह से बायो एम्प्टी है। जब स्ट्रिंग होगी या डेटा खाली भेजा जाएगा तो खाली आएगा, एम्प्टी आया। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आएगी। ये जो मैंने एरर्स बनाए हैं, जो मैंने जानबूझ के गलतियाँ की हैं, ताकि मैं इनको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि ये गलती आप भी करने वाले थे, और ये गलती किए बगैर अगर मैं समझाने की कोशिश करता तो इस चीज़ की समझ नहीं आने वाली थी। इसलिए मैंने जानबूझ के ये गलती की, ताकि आपको इस चीज़ की सही तरह से समझ आ सके। तो उम्मीद है आज का वर्क फ्लो अच्छी तरह समझ आया होगा। हमने मल्टी स्टेप वर्क फ्लो बनाया, फॉर्म सबमिट लिया, चेक किया कि डेटा पहले से मौजूद ना हो, ताकि हमारे पास डुप्लीकेट डेटा ना आ जाए। फिर हमने उसको एक डेटा टेबल के अंदर सेव स्टोर करा लिया। तो इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी ये बेसिक्स हैं, हमने डेटा लिया, किस तरह लेते हैं, किस तरह, आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था समझाना, जो मकसद था ना, कि डेटा किस तरह हम स्टोर करा सकते हैं किसी भी तरीके में। अब इसको गूगल शीट में भी स्टोर करा सकते हैं, अब इसको डायरेक्टली वेबसाइट में भेज सकते हैं। तो असल चीज़ क्या, सारा मकसद था कि ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सही तरीके से किया होगा आपने, डेटा को सही तरह से मैप, अब इनको बोलते हैं हम अपनी ज़बान में फील्ड मैपिंग। अगर फील्ड मैपिंग सही से की होगी तो आपका काम सही से हो जाएगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने, अच्छी तरह से सीखना है, इसको समझना है। ड्रैग एंड ड्रॉप, फील्ड मैपिंग को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, ये आगे इन फ्यूचर में हमारे बहुत काम आने वाली है। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये अभी स्टार्ट है, बेसिक्स हैं, परेशान नहीं होना कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 7, 8, 10 वीडियोस के बाद जाके अच्छी तरह से समझ आएगी आपको कि हमने पीछे जो सारा कुछ सीखा था ना, उसका मकसद क्या था सीखने का। इंशाल्लाह आगे हम इसको मज़ीद इन्हेंस करते रहेंगे, मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। अच्छे से वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।